नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। आज का ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है या एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि नाबार्ड, एएफओ, आरआरबीएसओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एक किसान हैं, क्योंकि आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की रिवाइज गाइडलाइन के बारे में, जो कि 1 अप्रैल 2025 से इफेक्टिव होने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, यानी कि आने वाली 1 अप्रैल को ये जितने भी गाइडलाइन यानी कि जितने चेंजेस किए गए हैं वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे। अभी अगर हम बात करें तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या है और ये क्यों जरूरी है और इसमें क्या चेंज किए गए हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे देश के अंदर ना आज ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जिनमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और ऐसे भी बहुत सारे एरिया है भारत के अंदर या हमारे देश के अंदर या किसी भी डेवलपिंग कंट्री के अंदर जिनको डेवलप करना बहुत जरूरी होता है, और उनके डेवलपमेंट के साथ ही देश की जो इकोनॉमी होती है वो ग्रो करती है। तो हमारे देश के अंदर ऐसे जो प्रायोरिटी सेक्टर एरिया हैं जिनको डेवलप करने की बात की जा रही है, और बैंक अपने जितने भी लोन प्रोवाइड करवाते हैं उनका मैक्सिमम जो पार्ट है वो यहां पर कोशिश की जा रही है कि इन एरिया को भी मिले, ताकि आपका यहां पर ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। क्योंकि देखिए, जैसे मान के चलिए मैं एक बैंक हूं और मैं हमेशा अपना प्रॉफिट देखूंगा, और प्रॉफिट जब देखूंगा तो मैं ऐसे किसी व्यक्ति को लोन नहीं दूंगा जो कि थोड़ा सा आपका वीकर सेक्शन में आता है, या फिर ये कह सकते हो कि उस पर्सन से मुझे ज्यादा प्रॉफिट की अगर उम्मीद नहीं है, तो वहां पर आपका क्या होता है कि वो क्षेत्र हमेशा लो ही रहेगा, उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए सरकार ने क्या किया कि कुछ एरिया को प्रायोरिटी सेक्टर में आपका डिवाइड कर दिया, और यहां पर इसके लिए जरूरी कर दिया कि बैंक अगर एक एस्टेब्लिश किया जाएगा तो उस केस में उसको इतना परसेंटेज तो इन सेक्टर को देना ही पड़ेगा। तो अब यहां पर ये सेक्टर जो है वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर है, दूसरा है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जिसको आप एमएसएमई के नाम से जानते हो, उसके बाद में आता है एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर्स। तो ये वो सेक्टर्स हैं जो आपके प्रायोरिटी सेक्टर में आते हैं। और इन प्रायोरिटी सेक्टर एरिया की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा ब्रीफ इनको, जैसे फॉर एग्जांपल जो आपका फंड आता है या जो आपका मनी आता है इन सेक्टर को जो दिया जाता है वो कहां पर जाता है। जैसे हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर में किसानों को, है ना, अब किसान क्या करते हैं, खेती करते हैं, क्रॉप लोन जो आपका लिया जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा जो खेती के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है या एलाइड एक्टिविटीज हैं जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री है या आपके एनिमल्स को रेयर करना है, पोल्ट्री फार्मिंग है, तो उनके लिए जो आपका लोन दिया जाता है, जो उनके लिए जो पैसा लिया जाता है वो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में आएगा। अब दूसरा आता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जैसे कि छोटे जो बिजनेस होते हैं उनको भी, क्योंकि देखो अब शुरुआत में जब कोई नया नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो उस टाइम पर कोई भी फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी के लिए साथ में खड़ा नहीं होता, तो यहां पर गवर्नमेंट अब इनके लिए अलग अलग इनिशिएटिव लेके आती हैं ताकि यहां पर बैंक जो है इनको लोन प्रोवाइड कर सके। अब दूसरी बात आती है जी एक्सपोर्ट क्रेडिट की, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है जो हमारे देश के अंदर कोई चीज डेवलप कर रहा है, कोई प्रोड्यूस कर रहा है और उसको किसी दूसरी कंट्री में वो एक्सपोर्ट यानी कि ट्रेडिंग करना चाहता है, तो उस पर्पस के लिए फिर आपकी बारी आती है जी एजुकेशन। क्योंकि आपको पता है आज प्रेजेंट टाइम में एजुकेशन की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, क्योंकि अगर हम एजुकेटेड होंगे, आज अगर एक एजुकेटेड पर्सन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि देखो वो बात अलग है कि पढ़े लिखे अनपढ़ है ना, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर वाकई में कोई एजुकेटेड है तो वो कभी भूखा नहीं मर सकता है ना, क्योंकि वो अपनी आजीविका को खुद पाल सकता है, बना सकता है, वो अपने बिजनेस क्रिएट कर सकता है, वो धंधे बना सकता है और आने वाले टाइम के लिए वो अपनी फैमिली के लिए एक सिक्योरिटी क्रिएट कर सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि यहां पर एजुकेशन जो स्टूडेंट परस्यू कर रहे हैं तो उनको भी यहां पर डिफरेंट कोर्सेज को आपका लेने के लिए उनको जो है लोन प्रोवाइड करवाया जाए, एजुकेशन लोन, और इसी के साथ में हाउसिंग लोन। क्योंकि अब देखो सबसे ज्यादा जरूरी है कि प्रेजेंट टाइम में कोई अगर एक गवर्नमेंट के द्वारा या फिर किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, एनजीओज के द्वारा या मतलब एक सोसाइटी के द्वारा अगर कोई स्लम रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम या फिर कोई पर्टिकुलरली सेल्फ अगर हाउसिंग बनाने के लिए कोई लोन है, तो वो सारे के सारे आपके हाउसिंग लोन, होम लोन जो आपके हैं वो इसमें आ जाते हैं। अब बारी आती है जी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि स्कूल, हॉस्पिटल या जो सैनिटेशन प्रोजेक्ट आपके चलाए जाते हैं जैसे सफाई वगैरह के ना, तो उनके लिए जो आपका बजट है या उनके लिए
जो अगर लोन की आवश्यकता है तो वो आपका यहां पर दिया जाए। और इसी के साथ में रीन्यूएबल एनर्जी, जैसे हम सोलर पावर, विंड पावर या फिर कोई और अदर आपका रीन्यूएबल रिसोर्स एनर्जी के जो प्रोग्राम है, उनको अगर उसके लिए कोई पैसे की आवश्यकता है, लोन की आवश्यकता है, तो वो बैंक से इजीली मिल जाए। तो ये जो सेक्टर ऐसे हैं जिनको हम प्रायोरिटी गवर्नमेंट की तरफ से रखा गया है, और यहां पर इन सेक्टर्स के लिए अगर लोन की आवश्यकता है तो यहां पर आपका गवर्नमेंट के द्वारा, अब गवर्नमेंट को आपको पता होगा आरबीआई, यहां पर गवर्नमेंट जो है एक प्रकार से आरबीआई के थ्रू जितने भी फाइनेंशियल डिसीजंस है वो आरबीआई के थ्रू ही लिए जाते हैं। तो यहां पर आरबीआई इनके लिए गाइडलाइन तय करती है बैंकों के लिए, कोई भी बैंक अगर बनेगा तो उस बैंक को अपना कुछ हिस्सा इन सेक्टर के लिए देना ही पड़ेगा, अदरवाइज हम उनको कोई फैसिलिटीज नहीं देंगे, या फिर उनको जो है आपका फर्दर ये कह सकते हो कि आपका सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, या फिर ये कह सकते हो उनको रनिंग करने के लिए जो प्रोसेस है गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइजेशन है वो नहीं उनको मिलेगा। अब बारी आती है जी नेक्स्ट यहां पर कि आरबीआई ने ऐसा क्या रिवाइज किया। तो पहले तो मैं बता दूं कि ये जितनी भी गाइडलाइन है वो 1 अप्रैल 2025 से आपकी इफेक्टिव होने वाली है। सबसे पहले बताना चाहता हूं कि आरबीआई के द्वारा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के द्वारा लास्ट जो गाइडलाइन चेंज की गई थी वो 2020 में की गई थी, और अभी जो है वो 2025 में की गई है। और इनमें सबसे मेन टारगेट यही होता है कि जो एसेंशियल सेक्टर हैं, जो इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं, जो आपके प्रायोरिटी सेक्टर हैं, उनको क्रेडिट इजीली एक्सेस हो सके, और साथ में फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब ऐसे एरिया, ऐसे लोग जिनको अभी तक पैसे की जरूरत है और अभी तक उन लोगों के पास नहीं पहुंच पाया है, तो वो अवेलेबल करवा पाए। और बैंक की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सेक्टर्स आपके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आते हैं, आज अगर इन सेक्टर्स को डेवलप करेंगे तभी हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो ओवरऑल बूस्ट करेगी। क्योंकि देखो, मान के चलो अगर अमीर अमीर को लोन दिया जा रहा है और अमीर ही अपना काम कर रहा है, तो जो गरीब लोग है या फिर एक असहाय आदमी है जिसको पैसे की जरूरत है, वो अपना काम तो कर सकता है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। क्योंकि कोई भी चीज को स्टार्ट करने के लिए, चाहे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई खेती करनी है, कोई घर बनाना है, कोई स्ट्रक्चर बिल्डअप करना है, तो उसके लिए पैसे की आवश्यकता है। और पैसा अब हर इंसान के पास पहले से पड़ा हो जरूरी नहीं है, तो उसको किसी न किसी से लोन लेना पड़ेगा। अब लोन हर कोई इंसान तो दे नहीं सकता, लेकिन हमारे देश के अंदर ऐसी एक संस्था है, ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम कर रही है, जिसको हम बैंक बोलते हैं। और ये बैंक अगर अपनी खुद के प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे तो लोन केवल और केवल किसको देंगे? ये अपना केवल लोन उन लोगों को देंगे जो कि अच्छे से लोन को रीपे कर सकते हैं। तो यहां पर अब कोई भी नया बिजनेस अगर स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए कोई भी जल्दी से खड़ा नहीं होगा। तो यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा या आरबीआई के द्वारा फिक्स कर दिया गया कि भाई आपको इतना लोन तो इन सेक्टर्स को देना ही पड़ेगा। अब यहां जो है इसमें इंक्लूड कौन कौन से होंगे? तो इसमें सभी आपके कमर्शियल बैंक, सभी रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, लोकल एरिया बैंक और आपके प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक भी इसमें इंक्लूड होंगे। ताकि अब देखो, इसमें जो सैलरी अर्नर्स बैंक्स होते हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। बाकी जितने भी मैक्सिमम बैंक है जो मैंने यहां पर मेंशन किए गए हैं वो सारे इस गाइडलाइन के तहत फॉलो करेंगे और इनको जो है इन सेक्टर्स को लोन देने का काम करेंगे। अब देखो, इनमें जो चेंजेस किए गए हैं वो चेंज क्या है? तो पहला चेंज आपका है कि जो हाउसिंग और रीन्यूएबल एनर्जी के लिए लोन लिमिट थी वो बढ़ा दी गई है। ठीक है, पहला तो ये एक बड़ा चेंज किया गया है कि जैसे फॉर एग्जांपल अर्बन या रूरल एरिया के लिए कोई भी आपका घर परचेज करने के लिए या फिर घर बनाने के लिए जो लोन की आवश्यकता होती थी उसको इंक्रीज कर दिया गया है। इसके अलावा जो रीन्यूएबल एनर्जी, मतलब जैसे आपका सोलर पावर, विंड एनर्जी पावर या फिर कोई अदर आपके जो रिन्यूएबल रिसोर्स पावर अगर जनरेट की जाती है तो उसके लिए यहां पर जो लोन अमाउंट है उसको क्या कर दिया गया है? इंक्रीज कर दिया गया है। नेक्स्ट आपका सेकंड गाइडलाइन चेंज हुआ है कि रिवाइज्ड प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट फॉर द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं उनके लिए जो टारगेट था वो भी यहां पर क्या कर दिया गया है? इंक्रीज कर दिया गया है या फिर बढ़ा दिया गया है। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक मस्ट नाउ एलोकेट एटलीस्ट 60%, जो अपना यहां पर अर्बन जो कोऑपरेटिव बैंक है उनको अपना टोटल जो एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट है उसका 60% अब किसको देना पड़ेगा? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को देना पड़ेगा। दिस रिवीजन स्ट्रेंथ द रोल ऑफ कोऑपरेटिव बैंक इन ड्राइविंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड एंश्योरिंग द मोर क्रेडिट फ्लो इनटू द प्रायोरिटी सेक्टर। मतलब अब यहां पर इससे फायदा यह होगा कि जो कोऑपरेटिव सेक्टर्स हैं वो फाइनेंशियल इंक्लूजन में ज्यादा रोल प्ले कर पाएंगे और इसी के साथ में प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को भी फायदा होगा, यानी कि उन क्षेत्रों को आपका ज्यादा लोन मिल पाएगा। अब नेक्स्ट आपका यहां पर चेंज किया गया है कि जो वीकर सेक्शन की डेफिनेशन है, अब वीकर सेक्शन में क्या है कि मेनली
मेनली जो स्मॉल बिजनेस है या फिर जो इंडिविजुअल्स आते हैं, जो मतलब गरीब तबके से आते हैं, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल अभी तक आप ये कह सकते हो कि विमेन्स जो है वो इसी कैटेगरीज में आते हैं। तो विमेन, जो इंडिविजुअल विमेन है, उनको लोन की अमाउंट जो है वो बढ़ा दी गई है। उनके लिए जो लोन की जो कैपिंग की गई थी वो कैपिंग लिमिट इंक्रीज कर दी गई है अब, ताकि यहां पर वुमेन्स को एम्पावर किया जा सके, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके। और इसी टारगेट को देखते हुए, इसी फोकस को देखते हुए अब यहां पर ये जो लिमिट है वो बढ़ा दी गई है। और नेक्स्ट आपका टारगेट है जी एड्रेसिंग द रीजनल क्रेडिट डिस्पैरिटी। अब यहां पर क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके ऐसे एरिया है हमारे देश के अंदर, ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर अभी तक प्रॉपर्ली लोन नहीं मिल पा रहा है, या फिर ये कह सकते हो जहां पर अभी तक पूरा एरिया ऐसा है जिसको अभी फोकस नहीं किया गया था अब तक। तो उसमें क्या है कि पर कैपिटा जो आपका डिस्ट्रिक्ट विद लो पर कैपिटा डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट फ्लो विल रिसीव 125% वेटेज। मतलब आपका जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का टोटल वेटेज है उसका 125% जो है ऐसे एरिया या ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स को दिया जाएगा जिनका पर जो आपका पर्सन या पर कैपिटा जो क्रेडिट फ्लो जो था वो काफी कम था, और जहां पर हाई था वहां पर 90% वेटेज दिया जाएगा। मतलब सिंपल सा फंडा है कि जहां पर पैसा पहले कम फ्लो हुआ है वहां पर ज्यादा फ्लो किया जाए, और जहां पर अभी तक कम आपका ज्यादा फ्लो हो चुका है वहां पर थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया जाए। अब इसका मतलब यहां पर यही है कि एक प्रकार से एक आपका बैलेंस क्रिएट करना है क्रेडिट फ्लो को लेकर। और नेक्स्ट यहां पर बारी है जी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फेलिंग टू मीट द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। अगर कोई भी आपका बैंक ऐसी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का पूरा क्राइटेरिया, जैसे मान के चलिए उसको 100 रुपए उसको देने थे प्रायोरिटी सेक्टर को और वो केवल 60 रुपए दे पाया, तो अब जो 40 रुपए बचे हैं वो अब इन बैंकों को कहां कंट्रीब्यूट करने पड़ेंगे? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में कंट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, ताकि यहां पर अच्छा अब इंटरेस्ट रेट भी उसके ऊपर उतना ही मिलेगा जितना कि यहां पर आपका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए दिया जाता था। और इसके अलावा दिस मैकेनिज्म एंश्योर दैट इवन व्हेन बैंक फेल टू मीट टारगेट फंड्स आर स्टिल डायरेक्टेड टू सेक्टर्स टू सपोर्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। मतलब अभी यहां पर इसका मेन फोकस यही रह जाएगा कि अगर कोई भी बैंक इस क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पा रहा है तो उसका पैसा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में जाएगा, ताकि बैंक अगर अपने लेवल पे नहीं कर पाता है तो वो पैसा एटलीस्ट उस डायरेक्शन में जाए और वहां पर ओवरऑल जो डेवलपमेंट या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फोकस किया जा रहा है उसको और बेहतर तरीके से किया जा सके। तो ये एक अच्छा स्टेप है मुझे लगता है, ताकि देखो ओवरऑल जो फ्लो है वो बढ़ेगा, अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, जो प्रायोरिटी एरिया है, जो आपके वीकर सेक्शंस है, उनको अगर और पैसा मिलेगा तो उसकी बदौलत आने वाले टाइम के अंदर और हम इकोनॉमिक ग्रोथ भी देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं नए इनिशिएटिव या जो लोग नया अपना एक बेंचमार्क लेना चाहते हैं या फिर नया स्टार्टअप लेना चाहते हैं तो वो अब आसानी से स्टार्ट कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे, है ना। क्योंकि आज प्रेजेंट टाइम में एक नॉन इंस्टीट्यूशनल लोन लिया जाता है तो वो काफी महंगा होता है, काफी कॉस्टली भी होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आपके यहां पर कि इसका फायदा क्या होगा। तो फायदा तो वही है कि एक तो देखो जो क्रेडिट फ्लो है वो बढ़ेगा। अब इससे रिन्यूएबल एनर्जी यहां पर जैसे हम बात कर रहे थे तो उसको लेकर, अब क्योंकि देखो जब क्रेडिट फ्लो बढ़ता है, लोन अमाउंट बढ़ती है, तो उसके साथ लोग भी उसकी तरफ एक्सपोज ज्यादा होते हैं, वहां पर ज्यादा फोकस करते हैं। इसके साथ में यहां पर कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, अब जैसे वीमेन सेक्शन की बात की गई है, वीकर सेक्शन की बात की गई है, तो उनका और अपलिफ्टमेंट होगा। और इसी के साथ में जो रीजनल क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक प्रकार से बैलेंस क्रिएट होगा, और साथ में कोऑपरेटिव बैंक का जो रोल है प्रायोरिटी सेक्टर को लेकर वो बढ़ेगा। तो यहां पर मेन टारगेट जो मैंने बताया था वो सारी की सारी बातें हमारी वहीं पर क्लियर हो जाती हैं। अब बारी आती है कि जो आपके टारगेट हैं अलग अलग बैंक के लिए प्रायोरिटी सेक्टर को लेकर वो क्या है। तो आपको यहां पर देखना पड़ेगा कि जैसे अलग अलग बैंक है यहां पर दिए गए, तो कमर्शियल बैंक है। अब इस कमर्शियल बैंक के अंदर आरआरबी भी इंक्लूड है, स्मॉल फाइनेंस बैंक भी इंक्लूड है, और फॉरेन बैंक जो है 20+ ब्रांचेस के साथ जो है वहां पर वो भी इंक्लूड है। तो इनको अपना 40% जो एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट है उसका देना ही पड़ेगा। अब इसके साथ में फॉरेन बैंक विद लेस 20 ब्रांचेस यहां पर इनको 40%, और इसके साथ में रीजनल रूरल बैंक का यहां पर याद रखना कि 75% अपना एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का 75% इनको पे करना पड़ेगा। मतलब देखो रीजनल रूरल बैंक तो है ही मेनली रूरल एरिया के लिए, ग्रामीण क्षेत्र को डेवलप करने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है इनका तो 75% जाना चाहिए। बाकी जो है 40% इनका जो यहां पर मान के चलो इस बैंक का अगर 100% 100 रुपया अगर मान के चलो है, तो उसमें से जो अगर लोन अमाउंट किसी को देनी है या फिर जो आपका पैसा किसी को देना है, दिया जा सकता है, उसका 40% पैसा जो है वो किसको दिया जाएगा? प्रायोरिटी सेक्टर एरिया को दिया जाएगा। लेकिन जो रीजनल रूरल बैंक है उनका 75 पैसा जो है ऐसे एरिया को जाएगा, और वहीं पर जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है इनका भी लगभग 75%। तो मतलब आप देख सकते हो कि अलग अलग बैंक का जो क्राइटेरिया है अपने एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का वो लगभग 40% या 75% या फिर 75% है। और वहीं अगर हम बात करें तो अब जो आपके टारगेट आ जाते हैं, जैसे हम बात करते हैं कि प्रायोरिटी सेक्टर में कितना, अब जैसे मान के चलिए एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर है, तो आपका जो एडजस्टेड नेट बैंकिंग क्रेडिट का 18% किसको जाएगा जी? एग्रीकल्चर को जाएगा। किसका? जो आपके यहां पर, अच्छा इसके अंदर याद रखना कि जो कमर्शियल बैंक की हम बात कर रहे थे, है ना, इसके अंदर आरआरबी और स्मॉल फाइनेंस बैंक इंक्लूड नहीं है, क्योंकि इनको हमने क्या कर दिया, यहां पर इंक्लूड कर दिया है। मैं माफी चाहता हूं, शायद मैंने पहले इसको ऐड कर दिया था, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आरआरबी और स्मॉल फाइनेंस बैंक को अलग कर दिया गया है। इनके लिए क्राइटेरिया 75% है, बाकी जितने भी रिमेनिंग बच जाते हैं उनके लिए 40% का क्राइटेरिया है। और वहीं अगर हम बात करें तो यहां पर जो आपके अलग अलग बैंक हैं, इनके द्वारा प्रायोरिटी सेक्टर को जो दिया जाएगा उसमें से, जैसे अब 18% जो है वो किसको जाएगा जी? केवल एग्रीकल्चर को जाएगा। माइक्रो यानी कि एमएसएमई के लिए कितना जाएगा जी? वो आपका यहां पर, सॉरी एमएसएमई कंप्लीट नहीं, केवल माइक्रो के लिए, तो माइक्रो के लिए कितना जाएगा? 7.5% जाएगा। और वहीं पर जो आपके वीकर सेक्शन है उनको कितना जाएगा? 12% जाएगा। तो अब आप ये देख लीजिए, ये है आपका कमर्शियल बैंक का, जिसमें आरआरबी और स्मॉल फाइनेंस बैंक इंक्लूड नहीं है। आरआरबी के लिए भी यहां पर आपका क्राइटेरिया देख सकते हो वो अलग है, और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए भी क्राइटेरिया अलग है। लेकिन अगर आप यहां पर एक चीज को देखोगे तो पता चलेगा कि जो एग्रीकल्चर का क्राइटेरिया है वो तो लगभग आपका सेम है, लेकिन आपका जो वीकर सेक्शन को क्राइटेरिया की बात करेंगे तो रीजनल रूरल बैंक के लिए क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, और यहां पर ये आपका अगेन 12% है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अलग अलग बैंक का अलग अलग क्राइटेरिया है, और वो आपका अलग अलग वीकर सेक्शन जो पार्ट है या फिर जो प्रायोरिटी एरिया है उनके लिए भी एक अलग अलग क्राइटेरिया यहां पर फोकस किया गया है। तो ये दोनों टेबल आपको अच्छे से समझने पड़ेंगे कि कितना परसेंट किस सेक्टर को जा रहा है, और कितना परसेंट आपका एक बैंक का एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का कितना प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को देना पड़ेगा, और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में भी किसको कितना देना पड़ेगा ये भी जरूरी है। और वहीं अगर हम बात करें तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उनके लिए जो क्राइटेरिया अभी क्या हो गया? चेंज हो गया, मैंने अभी आपको बताया था। तो आपका 60% टोटल प्रायोरिटी सेक्टर को जाएगा इन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का, जिसमें से माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए 7.5% और एडवांस वीकर सेक्शन के लिए कितना? 12%। और ये किसका है? आपका एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का है। टोटल जो एडजस्टेड नेट बैंकिंग क्रेडिट होता है एक बैंक का, उसका 60% प्रायोरिटी सेक्टर को, बाकी 40% जो है इसको। तो ये स्मॉल जो आपके, सॉरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उनके लिए क्राइटेरिया है ये आपका। और वहीं अगर हम बात करें तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, तो अब एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं हम लोग यहां पर, और एग्रीकल्चर को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो एग्रीकल्चर को वैसे मैंने बता दिया कि जितना भी क्रॉप या फिर आप ये कह सकते हो एलाइड एक्टिविटीज हैं जिसके अंदर एनिमल्स को रेयर करना है, तो उनके लिए जो आपकी लोन की आवश्यकता है, या जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, या जो एंसिलरी एक्टिविटीज जिनको मैंने अभी मेंशन किया उनके लिए जो आपकी लोन की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए जो आपका एग्रीकल्चर में क्रेडिट दिया जाता है, तो यहां पर किस किस फार्मर को लोन मिल सकता है? तो इसमें दो क्राइटेरिया है, एक तो आपका है इंडिविजुअल फार्मर का, और दूसरा क्राइटेरिया है जिसके अंदर एफपीओ यानी कि आपके फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो वगैरह बनाई जाती हैं, या फिर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाई जाती है। तो पहले हम एक क्राइटेरिया को देख लेते हैं जिसमें इंडिविजुअल फार्मर आते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप आता है, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप आता है। तो इनके लिए जो लोन दिया जाएगा उसकी क्या आपकी यहां पर गाइडलाइन होगी, उसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा? तो इसमें आपके अलग अलग प्रकार के लोन है। जैसे आपके क्रॉप लोन है, तो क्रॉप लोन में क्या होता है कि चाहे वो आपकी ट्रेडिशनल आपकी प्लांटेशन क्रॉप है, नॉन ट्रेडिशनल प्लांटेशन क्रॉप है, एग्रीकल्चर क्रॉप है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, तो उनके लिए या एलाइड एक्टिविटीज के लिए जो लोन लिया जाता है वो आपका यहां पर क्रॉप लोन के तहत मिल जाता है, जिसमें आपका केसीसी इंक्लूड होता है। फिर बारी आती है जी मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन, जिसमें आपका क्या रहता है कि एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट परचेज करने के लिए, मशीनरी परचेज करने के लिए, या एलाइड सेक्टर को डेवलप करने के लिए, जैसे आपका डेयरी फार्म डेवलप करना है, तो उसके लिए जो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है वो आपका मीडियम और लॉन्ग टर्म में चला जाता है। और वहीं पर जो प्री हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट लोन होता है, अब जैसे मान के चलिए किसी किसान को स्प्रे करने के लिए पैसा चाहिए, या हार्वेस्टिंग करने के लिए पैसा चाहिए, हार्वेस्टिंग के बाद उसको स्टोर करने के लिए पैसा चाहिए, ग्रेडिंग के लिए पैसा चाहिए, वैक्सिंग के लिए पैसा चाहिए, प्रोसेसिंग के लिए पैसा चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए पैसा चाहिए, तो वो आपका किस में आ जाएगा? पोस्ट हार्वेस्ट लोन में आ जाएगा। और वहीं पर लोन जैसे मान के चलिए कोई फार्मर है और वो किसी नॉन इंस्टीट्यूशनल लोन ले बैठा है, मान के चलो किसी जमींदार से उसने लोन ले लिया, या किसी आड़तीय से लोन ले लिया, किसी मिडलमैन से लोन ले लिया, तो अब वो लगातार उसके ऊपर मतलब दबाव बना रहा है कि भाई मुझे लोन वापस कर, मुझे पैसा वापस कर, और वो बहुत बड़ी अमाउंट बनाकर बैठ गया है। क्योंकि आपको पता है जमींदार वगैरह जो है या जितने भी मनी लेंडर्स होते हैं वो आड़तीय वगैरह काफी बड़ा लोन जो है एक इंटरेस्ट रेट यहां पर ब्याज दर जो है वो लेते हैं। तो उस केस में किसान उससे बचने के लिए जो है आपका लोन ले सकता है बैंक से, और किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो इस लोन को क्या
करता है, क्रॉप लोन को क्या करता है, यहां पर इंक्लूड करता है। अब अगर हम बात करें तो किसान क्रेडिट कार्ड में आपको पता होगा कि अभी इसके अंदर जो आपकी लिमिट्स है वो बढ़ा दी गई है ना, इसको लेकर मैंने पूरा का पूरा सेशन आप लोगों को दिया हुआ है, तो वो भी आप लोग देख सकते हो, मैंने एक पूरा सेशन आपको दिया हुआ है, वो भी एग्रीकल्चर करंट अफेयर 2025 में ही आपको मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें तो इसके अलावा जो लैंड परचेज लोन है, मान के चलिए किसी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को लैंड को परचेज करने के लिए लोन की आवश्यकता है, तो वो भी यहां पर दिया जा सकता है। और लोन अगेंस्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, अब जैसे मान के चलिए कोई किसान ने प्रोडक्शन कर लिया क्रॉप का, टोमेटो आपके प्रोडक्शन कर लिया, जैसे किसान अभी क्या कर रहे हैं, टमाटर को मार्केट में बेचने जा रहे हैं, तो 2 रुपए किलो 1 रुपए किलो बिक रहा है, लेकिन अब किसान क्या कर सकता है, इस टमाटर को एक वेयर हाउस में स्टोर कर सकता है। अब वहां पर वेयर हाउस में स्टोर करने पे उसको 2 प्रकार की रिसिप्ट मिलती है, एक मिलती है नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट, एक मिलती है वेयर हाउस रिसिप्ट। तो अगर वो नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट है, जिसको ई नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट के नाम से जाना जाता है, तो उसके अगेंस्ट में 90 लाख तक का लोन मिल सकता है एक सिंगल किसान को। और वहीं पर अगर हम वेयर हाउस रिसिप्ट नॉर्मल की बात करते हैं तो उसमें 60 लाख तक का लोन किसान को मिल सकता है, और ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, अप टू 12 मंथ, मतलब एक क्रॉप आपकी जो स्टोर की गई है वो खराब ना हो जाए तब तक की बात होती है, ठीक है। अब यहां अगर हम बात करें तो सोलर पंप को इंस्टॉल करने के लिए भी लोन मिल जाएगा, और इसके साथ में सोलर पावर जो प्लांट है उनको बनाने के लिए भी लोन दिया जाता है। लेकिन याद रखना ये अभी गाइडलाइन चेंज हुई है, ये चेंजेस गाइडलाइन है, तो इसको आप लोग जरूर याद करिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है। और ये अभी आपका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर जो गाइडलाइन चेंज हुई है उसमें ये चेंज अभी किया गया है, तो इसको आप लोग जरूर मेंशन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और वहीं अगर हम बात करें तो आपका अलग जो मैंने अभी कैटेगरी बताई थी फार्मर्स के लिए, तो उसमें दूसरी कैटेगरी आ जाती है जो कॉर्पोरेट फार्मर होते हैं या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एफपीसी होती हैं, पार्टनरशिप फर्म होती हैं, कोऑपरेटिव्स होते हैं, तो इनके लिए जो गाइडलाइन है वो आपकी अलग है। तो यहां पर क्या है कि जैसे क्रॉप लोन आपका है तो वो अप टू 4 करोड़, जैसे वहां पर जो लोन लिमिट थी वो कम थी, लेकिन यहां पर लोन लिमिट जो है वो 4 करोड़ तक का लोन मिल सकता है। इसमें क्रॉप लोन, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन, और इसके साथ में प्री और पोस्ट हार्वेस्ट लोन जो मैंने पहले आपके साथ मेंशन कर दिए हैं, उन्हीं के लिए आपका 4 करोड़ तक का लोन मिल सकता है। और इसके साथ में जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, जैसे मान के चलिए अभी हम बात कर रहे थे कि भाई किसान का जो प्रोडक्शन है उसने कर लिया, जैसे टमाटर की या आपकी आलू की क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया, प्याज को हार्वेस्ट कर लिया, और मार्केट में उसको अभी बेचना नहीं है, तो वो वेयर हाउस में स्टोर करके उसके अगेंस्ट में रिसिप्ट ले सकता है, और उस रिसिप्ट के बदले किसान को लोन मिल जाएगा। तो यहां पर जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज हैं वो अब यहां पर 4 करोड़ तक का लोन ले सकती है अगर उनके पास ई नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट है, और वहीं पर अगर नॉर्मल वेयर हाउस रिसिप्ट है तो वो 2.5 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं। तो ये गाइडलाइन चेंज हुई है, इस गाइडलाइन को अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ये अभी चेंजेस गाइडलाइन है। अब अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपका है एफपीसी, जो फार्मर लोन होते हैं, है ना, तो फार्मिंग लोन, तो ये आपका अप टू 10 करोड़ पर बोरोविंग एंटिटी फॉर फार्मिंग विद एश्योर्ड मार्केटिंग एट प्री डिटरमाइंड प्राइस। मान के चलिए कोई फार्मर है और उसके साथ किसी कंपनी ने, किसी भी एक एजेंसी ने या किसी एक मार्केटिंग एजेंसी ने एक पहले से ही आपका टारगेट कर रखा है, एक आपका टाई अप कर रखा है कि हम आपकी फसल को 10 रुपए किलो, 50 रुपए किलो के हिसाब से परचेज कर लेंगे। तो अगर ऐसा है तो उस केस में उस किसान को या उस कंपनी को, अकेला किसान को नहीं मिलेगा, ये एफपीओ या एफपीसी को मिलेगा, और उस केस में 10 करोड़ तक का लोन मिल सकता है। और वहीं पर अगर कोई डायरेक्ट परचेज है तो उस केस में भी आपका 10 करोड़ तक का लोन मिल सकता है। और अगर हम बात करें तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आर नॉट परमिटेड टू लैंड टू कोऑपरेटिव फार्मर, मतलब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को एक ये चीज यहां पर परमिशन नहीं है कि वो कोऑपरेटिव और फार्मर को लोन दे सके। और अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में यहां पर है कि लोन फॉर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर आर सब्जेक्ट टू एग्रीगेट सैंक्शन लिमिट ऑफ 100 करोड़ पर बोरोवर फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम। मतलब मान के चलिए कोई एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि वेयर हाउसिंग या फिर आपका इरिगेशन या फिर आपके कोई और एक कह सकते हो जैसे आजकल बहुत सारे जो हार्वेस्टिंग कस्टम हायरिंग सेंटर डेवलप करना चाहते हैं तो उनके लिए 100 करोड़ तक का लोन जो है इसमें दिया जा सकता है। और वहीं अगर हम बात करें तो एंसिलरी एक्टिविटीज में क्या होता है, तो एंसिलरी एक्टिविटीज का मतलब होता है जैसे कोई किसान स्टार्टअप करना चाहता है ना, एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर को लेकर, जैसे डेयरी फार्मिंग हो सकता है या फिर आपका कोई किसान प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहता है, तो इनके लिए आपका अलग अलग गाइडलाइन है। जैसे 50 करोड़ जो है आपके स्टार्टअप्स के लिए है, प्रोसेसिंग वगैरह के लिए या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है उनके लिए 100 करोड़ तक का लोन है। और एक्सपोर्ट यानी कि कोई किसान अगर प्रोडक्शन करना चाहता है जैसे मेरीन या फिर आपका फिशरीज है ना, या आपका कोई और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है तो उसको वो मार्केट में आपका एक्सपोर्ट करना चाहता है, दूसरी कंट्रीज में भेजना चाहता है, तो उसके लिए भी लोन की सुविधाएं उपलब्ध है। और आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट अंडर RIDF एंड अदर नाबार्ड फंड, मतलब यहां पर क्या है, डिपॉजिट अंडर द
रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड एंड अदर एलिजिबल फंड विद द नाबार्ड मेंटेन्ड ऑन अकाउंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर शॉर्टफॉल। मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई आपका लोन इन सेक्टर को नहीं दिया गया तो उस केस में वो आपका लोन कहां चला जाएगा, वो आपका RIDF यानी कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के अंदर चला जाएगा या फिर नाबार्ड फंड जो है उनमें चला जाएगा, ताकि वहां पर उसको यूटिलाइज किया जा सके रूरल डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें यहां पर बताया गया है कि स्मॉल फार्मर या मार्जिनल फार्मर, जैसे मार्जिनल फार्मर वो फार्मर होते हैं जिनके पास लेस देन 1 हेक्टेयर लैंड होता है, स्मॉल फार्मर वो होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच में जमीन होती है, और जैसे कि आपके लैंडलेस एग्रीकल्चर फार्मर भी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं, टेनेंट फार्मर भी हो सकते हैं, ओरल लीजेस वाले भी हो सकते हैं, शेयर क्रॉपर भी हो सकते हैं। इसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप और जॉइंट लायबिलिटी जो ग्रुप हैं वो भी यहां पर इसमें इंक्लूड हो सकते हैं, वो इंडिविजुअल बेसिस पर आपका यहां पर जो है लोन ले सकते हैं। इसके साथ में अगर हम बात करें तो एलाइड एक्टिविटीज लोन फॉर नो लैंड होल्डिंग क्राइटेरिया, तो यहां पर याद रखना कि जैसे मान के चलिए कोई फार्मर है जिसके पास कोई लोन लैंड होल्डिंग नहीं है, तो वहां पर क्या है 2.5 लाख तक का इंडिविजुअल को लोन मिल सकता है एलाइड एक्टिविटी जैसे कि डेयरी, पोल्ट्री, बी कीपिंग अगर करना चाहता है तो। और वहीं पर FPO या FPC या फिर कोऑपरेटिव्स की बात करें तो इनके लिए याद रखना कि ये एग्रीकल्चर में और एलाइड सेक्टर में डायरेक्टली इंक्लूड होने चाहिए, डायरेक्टली एंगेज होने चाहिए। तो यहां पर लैंड होल्डिंग शेयर ऑफ स्मॉल फार्मर मस्ट बी एटलीस्ट 75%। यहां पर क्या है कि इसमें जो आपका कंट्रीब्यूशन है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर का वो लगभग 75% होना चाहिए। एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कैन नॉट लैंड टू कोऑपरेटिव ऑफ फार्मर, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अच्छा, यहां पर अगर हम बात करें तो इसके साथ में एक और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक क्वेश्चन यहां पर आया हुआ है, लैंडिंग बाय बैंक टू NBFC एंड MFI फॉर द ओन लैंडिंग इन एग्रीकल्चर। मतलब यहां पर क्या है कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं वो आपका एग्रीकल्चर में कितना लैंडिंग कर सकता है। तो याद रखना कि द बैंक क्रेडिट टू रजिस्टर्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज फॉर ओन लैंडिंग टू टर्म लैंडिंग कंपोनेंट इन एग्रीकल्चर क्वालिफाइज एज PSL एंड मैक्सिमम लिमिट इज अप टू 10 लाख पर बोरोवर। ठीक है, तो यहां पर जो गाइडलाइन तय की गई है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए, तो उनके लिए यहां पर जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए वो आपका मैक्सिमम लिमिट जो है पर बोरोवर कितना हो सकता है, 10 लाख हो सकता है। और ये AFO 2024-25 के अंदर क्वेश्चन भी पूछा गया था। एंड दिस प्रोविजन डज नॉट अप्लाई टू RRB, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड आपका लैंड एरिया बैंक। मतलब जो आपका यहां पर ये केवल और केवल किसके लिए गाइडलाइन फॉलो होती है, नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं उनके लिए ही गाइडलाइन फॉलो होती है। इसके अलावा जो बाकी आपके यहां पर मेंशन किए गए इनके लिए ये गाइडलाइन आपकी फॉलो नहीं की जाती है। तो ये आपका यहां पर पूरा का पूरा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और डेटा था किसके रिगार्डिंग, आपका जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को लेकर जितने भी चेंजेस किए गए हैं, तो इसको आप लोग जरूर अच्छे से देख लेना। और इसके अलावा ये जो PDF है हमारी, जितने भी हम एग्रीकल्चर करंट अफेयर के सेशन लेते हैं तो उनकी PDF को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड भी कर सकते हो, तो वहां पर आपको पूरी PDF मिल जाएगी। और इसके अलावा हम वहां पर डेली क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इनको आप जरूर देखें, पढ़ें, समझें, क्योंकि आपके आने वाले टाइम के अंदर ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं और वो जरूरी भी हैं, क्योंकि अपडेटेड कंटेंट से काफी क्वेश्चंस आते हैं UPSC में, नाबार्ड में, RRBSO में, AFO में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको आप पढ़ोगे तो मैं डेफिनेटली आपको कह सकता हूं। तो अगर आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर और आपका जो रूरल एरिया है उसके अंदर जो करंट अपडेट आ रहे हैं उनको अच्छे से पढ़ो। बाकी आपको किसी और प्रकार के सेशंस की जो आवश्यकता है तो आप मेंशन कर देना कमेंट बॉक्स में, हम नेक्स्ट सेशन के अंदर उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।